मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणोलाभये। कल हमने मतलब आखिरी क्लास में मति ज्ञान की कुछ जो अन्य नाम तत्वार सूत्र में बताए हैं उन नामों की चर्चा की थी और वो नाम है मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। बहुत अच्छी चर्चा उसमें थोड़ी हुई थी, थोड़ी उसमें इतने स्पष्टीकरण की एक आवश्यकता थी। मुझे अच्छा लगा कि दिनेश भाई ने बहुत सुंदर प्रश्न इस संदर्भ में किया, उसका खुलासा करना जरूरी है। दिनेश भाई वकील ने अच्छा प्रश्न किया था कि मति ज्ञान के इतने सारे काम आपने बता दिए कि वो जोड़ रूप ज्ञान है, वो तुलना रूप ज्ञान है, वो व्याप्ति रूप ज्ञान है, वो अनुमान रूप ज्ञान है। तो इतना सब काम अगर उसको है तो अपन ने तो पहले यही पढ़ा कि मति ज्ञान तो सामान्य ज्ञान होता है। तो सामान्य ज्ञान इतना विशेष काम कर रहा है तो उसे सामान्य क्यों कहा? पॉइंट समझ में आ रहा है? ख्याल में आ रहा है? प्रश्न बहुत जरूरी था। एक्चुअल में ये प्रश्न एक्सपेक्टेड था, मुझे ऐसी अपेक्षा थी कि कोई इस विषय को छुए, क्योंकि अपन ने पहले स्टार्ट किया था और उसमें काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, थोड़ा ध्यान से समझना कि ये एक्चुअल में सूत्र ग्रंथ है। आपको पता है तत्पर सूत्र कौन सा ग्रंथ है? सूत्र ग्रंथ। और जिनवाणी में बहुत सारी स्ट्रीम चलती है, जानने की बहुत सारी स्ट्रीम चलती है। जैसे ध्यान से समझना, जैसे जब अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्ञान को समझते हैं तब सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ये भेद आते हैं। सिद्धांत के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ज्ञान को समझते हैं, 3 शब्द बोलूंगा, ज्यादा नहीं उलझाऊंगा आपको, 3 पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। जिनवाणी में जिन 3 पॉइंट ऑफ व्यू से ज्ञान का एक्सप्लेनेशन होता है वो 3 पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है अध्यात्म का पॉइंट ऑफ व्यू। तो अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम चर्चा करते हैं तो अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 2 भेद मुख्यतः होते हैं, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। यानी सम्यक दृष्टि का जो भी ज्ञान है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, बराबर। और मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। अब वो सम्यक दृष्टि 3 ज्ञान वाला हो, 4 ज्ञान वाला हो, केवल ज्ञान वाला हो या सिर्फ भूति जी के जैसा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अध्यात्म तो प्रयोजन को पकड़ता है। तो ये अध्यात्म की स्टाइल है। तो अध्यात्म की स्टाइल में जब आप ज्ञान को डिवाइड करते हैं तो केवल 2 भेद मुख्यतः कहे जाते हैं, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। क्लियर? दूसरी स्टाइल ज्ञान को डिवाइड करने की है, वह है सिद्धांत की शैली। कौन सी शैली? सिद्धांत की शैली। सिद्धांत की शैली में जब हम ज्ञान को पढ़ते हैं तब वो 5 प्रकार के ज्ञान, बल्कि 8 प्रकार के ज्ञान कहे जाते हैं। कौन कौन से? जो हमने आपको सबको पता होंगे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान और कोवधि ज्ञान। यानी सिद्धांत के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिद्धांत मतलब क्या? जैसे अध्यात्म मतलब प्रयोजन होता है, सिद्धांत मतलब कहलाता है वस्तु का प्रमाण परक स्वरूप। प्रमाण परक स्वरूप मतलब क्या रहा कि एक्चुअल में वस्तु और उसके पदार्थों के स्टेजेस क्या क्या है। तो किसी का भी ज्ञान होगा वो ज्ञान इन 8 स्टेजेस में रहेगा, या तो मति ज्ञान होगा, या शुद्ध ज्ञान होगा, या अवधि मनोप्रय केवल ज्ञान होगा, या कुमति कुशुद्ध को अवधि होगा। तो ये दूसरी स्टाइल से डिवाइडेशन किया है, जहां पर सिद्धांत की शैली से 8 भेद कर दिए जाते हैं, बराबर। जैसे अध्यात्म में प्रयोजन की मुख्यता है, सिद्धांत में वस्तु की मुख्यता है। क्लियर हुआ? अब तीसरे नंबर की जो है न्याय की शैली। कौन सी शैली? न्याय की शैली। न्याय की शैली में ज्ञान के प्रत्यक्ष और परोक्ष आदि भेद किए जाते हैं, बराबर। कौन सी शैली में? न्याय की शैली में। अब न्याय की शैली की खूबी क्या है? तो न्याय की शैली की खूबी होती है कि जहां तर्क वितर्क के द्वारा पदार्थ का निर्णय किया जाता है। न्याय की शैली क्या है?
तर्क वितर्क के द्वारा पदार्थ का निर्णय किया जाता है। देखो, बीच में रखते हैं सिद्धांत, इस तरफ रखते हैं अध्यात्म, इस तरफ रखते हैं न्याय। तो न्याय की वस्तु तो वस्तु है, जैसी वस्तु है उसका ज्ञान कराने वाला होता है सिद्धांत। अब लेकिन गजब ये है कि हम ऐसा मान रहे, कुछ कोई वैसा मान रहा, तो इनमें से सही क्या है? सब कंफ्यूज है कि भाई कोई वस्तु को नित्य मान रहा है, कोई अनित्य मान रहा है, कोई एक मान रहा है, कोई अनेक मान रहा है, वटेवर। बहुत सारे विचार है। तो एक सामान्य आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि हम माने तो किसे माने। कोरोना का टेस्ट कराने जाओ, एक बताए पॉजिटिव, एक बताए नेगेटिव, तीसरा बताए फिर पॉजिटिव, चौथा बताए फिर नेगेटिव, तो आदमी तो बिना कोरोना के मर जाएगा। तो उसके लिए फिर एक प्रॉपर किट होनी चाहिए कि जो किट क्या हो, सही गाइडेंस करती हो। तो वो किट है न्याय की। तो न्याय ज्ञान को प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण में बांटता है। अब वहां पे न्याय का परोक्ष और सिद्धांत का परोक्ष अलग है। सिद्धांत आंख के ज्ञान को परोक्ष कहता है, प्रत्यक्ष कहता है, सॉरी परोक्ष कहता है, और न्याय आंख के ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहता है। ये पॉइंट समझ में आया? फिर से, मैं इस मोबाइल को देख रहा हूं, अध्यात्म से पूछा भाई ये मोबाइल का ज्ञान क्या है, तो अध्यात्म ने उत्तर दिया कि अगर जानने वाला सम्यक दृष्टि है तो ये मोबाइल का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, और जानने वाला मिथ्या दृष्टि है तो मोबाइल का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। बात पूरी। सिद्धांत से पूछा कि भाई ये क्या है, तो सिद्धांत कहता है कि ये मोबाइल है ना, इसको आपने चक्षु इंद्रिय के द्वारा जाना, आंख से देखा, इसको टच किया, बराबर, इसके शेप को जाना, वगैरह वगैरह। तो ये जो आपने अपनी इंद्रिय की सहायता से जाना, इसीलिए ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? बोले ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान। ये कौन सी शैली ने बताया आपको? है ये शैली ने बताया परोक्ष ज्ञान। लेकिन दुनिया में तो इसी आंख के ज्ञान को क्या बोला जाता है? प्रत्यक्ष बोला जाता है। किसी ने कहा कि भाई मैं मेरे आप किसी को मोबाइल होना होता है ना, तो क्या करते हैं अपन लोग, तो बहुत गुजराती लोग बहुत होशियार, तो अगर ऑनलाइन भी मंगाना है ना, ऑनलाइन भी मंगाना है तो पहले क्या करते हैं, किसी दुकान पे जाकर पहले आंखों से देखकर तसल्ली करके आ जाते हैं। बराबर, बहुत सारी चीजों को मैंने देखा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चीज मंगाते हैं ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन के पहले क्या कर लेते हैं, आंखों से तसल्ली कर लेते हैं। कर लेते कि नहीं कर लेते हैं? वो क्या हुआ कि पहले परोक्ष ज्ञान था, तो मोबाइल में दिख रहा वो भी परोक्ष, आंखों से दिख रहा वो भी परोक्ष, यानी हम भी इन दो में अंतर करते हैं। बराबर, हम भी क्या करते हैं, दो में अंतर करते हैं। आंख से दिख रहा है और दिमाग में जो है, स्क्रीन पर जो है, उस पर एकदम भरोसा नहीं करते, यानी हम भी उसमें एक अंतर करते हैं। बोले ये प्रत्यक्ष है और ये परोक्ष। यहाँ सिद्धांत और क्या कहते हैं, न्याय की शैली सामने आ जाती है। क्योंकि न्याय लोक में जिसे सत्य समझा जाता है, लोक में जिसे प्रत्यक्ष समझा जाता है, उसे प्रत्यक्ष कहता है, और लोक में जिसे परोक्ष कहा जाता है उसे परोक्ष कहता है। जबकि सिद्धांत ये कहता है कि जो जो भी इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है वो सब परोक्ष है। दोनों में अपनी अपनी परिभाषा है। इसीलिए जब हम लौकिक व्यवहार की बात करते हैं तो ऐसे आंखों के सामने मोबाइल आ गया, उस ज्ञान को बोलेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान। और दिमाग में विचार कर रहे हैं कि भाई चलो मोबाइल का सोचो, मोबाइल का, तो सब अपने अपने मोबाइल का सोच रहे हैं। तो ये जो स्मृति बनी, ये कहलाई परोक्ष ज्ञान। पॉइंट समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ये तीन स्टाइल, अध्यात्म की, सिद्धांत की और न्याय की। अध्यात्म में प्रयोजन की मुख्यता है, सिद्धांत में वस्तु की मुख्यता है, और न्याय में निर्णय की मुख्यता है। अब तत्पर सूत्र क्या है? सूत्र ग्रंथ है। अब आचार्यों को इसमें सब कुछ आपको देना है। उन्हें अध्यात्म का भी ज्ञान कराना है, उन्हें न्याय का भी ज्ञान कराना है, और उन्हें सिद्धांत भी समझाना, और वो सब लिमिटेड शब्दों में समझाना है। इसीलिए उन्होंने सबका यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पुट दे दिया। और पुट कैसे दिया कि जब सिद्धांत अध्यात्म की बात करेंगे तो अध्यात्म की बात को बताने के लिए वो 26वें नंबर का सूत्र लिख देंगे, जिसमें ये कहा है कि सदस्तोर विशेषाद्यक्षोपलब्धिर्मत्रवत्, कि अपना पराया जाने बिना मिथ्या दृष्टि का जो भी ज्ञान है, निर्णय के बिना वो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है।
बराबर। ये वहां पर उन्होंने सूत्र लिख दिया। तो वो कौन सी शैली वहां पे उन्होंने स्पष्ट कर दी? बोले वो उन्होंने शैली स्पष्ट की अध्यात्म की, बराबर। उसका उसका सम्यक ज्ञानी और मिथ्या ज्ञानी का भेद कर दिया कि मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि माँ को माँ जाने और पत्नी को पत्नी जाने तो सही कहलाता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि माँ को पत्नी जानता है, पत्नी को माँ जानता है तो गलत है ही, लेकिन कभी कभी माँ को माँ कह दे, पत्नी को पत्नी कह दे तो भी गलत है। बोले क्यों? क्योंकि निर्णय बिना है। तो ये कौन सी शैली में उन्होंने बात की? अध्यात्म की शैली में। अब बाकी सिद्धांत की शैली में 5 ज्ञान बताए, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे सूत्र लिए। 14वें नंबर के सूत्र से लेकर बल्कि 11वें 12वें से लेकर आगे तक उन्होंने पूरे भेद प्रभेद करके बताए। सब सिद्धांत की शैली से बात करते। अब एक चीज उन्हें दिमाग में खटक रही थी कि मैंने सारी स्टाइल बता दी लेकिन न्याय की स्टाइल बताई नहीं। कौन सी स्टाइल नहीं बताई? न्याय की स्टाइल बताई नहीं है। अब न्याय के चीजों को भी मुझे बताना है। जगत में किन किन को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान तो हो गया, लेकिन जगत में जिसको परोक्ष ज्ञान कहा जाता है, स्मृति है, स्मृति मेमोरी, सारी दुनिया इसे मानती है। कोई प्रश्न कर सकता है आचार्य से, साहब आप मेमोरी को किसके अंदर रखते हो? ये क्या है? फिर बोलेंगे तर्क को किसके अंदर रखते हो? ये क्या है? प्रत्यभिज्ञान को किसके अंदर रखते हो? क्या है? तो ये बात उनको दिमाग में खटक रही थी। इसीलिए उन्होंने मति ज्ञान के पर्यायवाची के रूप में ये चारों प्रकार के ज्ञानों को बता दिया। जो हमने यहाँ समझा वो सूत्र है ना, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यर्थांतरम। ये क्या किया उन्होंने? यहाँ पर आचार्य ने मति ज्ञान के अन्य नाम के रूप में मति ज्ञान को भी बता दिया, स्मृति ज्ञान को भी बता दिया, संज्ञा मतलब जोड़ रूप जो ज्ञान होता है उसको भी बता दिया, चिंता मतलब तर्क ज्ञान को भी बता दिया, और अभिनिबोध यानी अनुमान ज्ञान को भी बता दिया। बेसिकली अब समझना जो प्रश्न आया था, बेसिकली यहाँ पर मति ज्ञान मतलब केवल मति ज्ञान नहीं है। दिनेश भाई अपनी सुबह की बात समझना, ये यहाँ मति ज्ञान का मतलब केवल मति ज्ञान नहीं है, बल्कि यहाँ मति ज्ञान को परोक्ष प्रमाण के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रखा है। यानी ये सारी की सारी प्रोसेस बेसिकली मति और श्रुत ज्ञान की कंबाइंड प्रोसेस है। फिर से शब्द को समझना, क्या बोल रहा हूं? यहाँ मति ज्ञान कह रहे हैं तो सारे मति ज्ञान मतलब जिसे सिद्धांत की शैली में मति ज्ञान बोला जाता है, इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला पदार्थ का सामान्य ज्ञान, यहाँ ये अर्थ एक्सेप्टेड नहीं। फिर से ये जो 5 भेद कहे जा रहे हैं, ये 5 भेद बेसिकली जिसे हम सिद्धांत की शैली में, मैं बार बार शब्द बोल रहा हूं, किसकी स्टाइल में? सिद्धांत की स्टाइल में जिसे मति ज्ञान कहा जाता है, ये उसके भेद नहीं है। बेसिकली यहाँ ये जो 5 भेद हैं ये परोक्ष प्रमाण के भेद हैं। और न्याय मंदिर में हमने पढ़ाया भी है कि परोक्ष प्रमाण 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्मृति ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, तर्क ज्ञान, अनुमान ज्ञान और आगम ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान परोक्ष प्रमाण के अंदर जैन धर्म में स्वीकार की गए। अब उन्होंने आचार्य ने देखा कि पहले से लेकर 33 सूत्र तक कहीं इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम न्याय की शैली के ज्ञानों का एक्सप्लेनेशन कर सके, लेकिन उनको बताने का बहुत भाव हो रहा था, इसीलिए उन्होंने उन ज्ञानों को भी मति ज्ञान के अन्य नाम के रूप में यहाँ शामिल कर लिया। बेसिकली ये क्या है? मति और श्रुत दोनों के भेद हैं। किसके भेद हैं? मति और श्रुत के, और दोनों ही परोक्ष प्रमाण है। इसीलिए परोक्ष प्रमाण जगत में किस किसको बोला जाता है? वो जब कोई पूछे और ये कहे कि तत्पर सूत्र के आधार से आप परोक्ष प्रमाण का एक्सप्लेनेशन करो, तो आप ये वाला सूत्र 13वें नंबर का सूत्र जो है ना, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्य अनर्थांतरम, ये क्या है? अन्य अर्थ मतलब पर्यायवाची है। बराबर समझे? अनर्थांतरम अन्य अर्थ के कारण। समझे कि नहीं समझे? ये चीज यहाँ पर आती है। इत्यादि अर्थांतरम, ये सब क्या है? अन्य अर्थ है। अब इसका ये सूत्र का अपना अर्थ हुआ। क्लियर हुआ? इसको किसी के अंदर कोई प्रश्न हो तो हम पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो फिर अपन आगे इन सब का खुलासा करेंगे, है ना?
तो आपका प्रश्न हो तो आप अभी पूछ लें, अदरवाइज अपन थोड़ी देर बाद जब एक की चर्चा हो जाएगी तब भी पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न हो तो हैंड रेज करके बता दे। है किसी का प्रश्न? वैसे तो हमारे पालड़ी मंडल वाले सब निशंकित अंक के धनी है, पूरा विश्वास है मुझे। फिर भी कोई मंद बुद्धि हो तो प्रश्न कर दे, अतिशय बुद्धि वाले तो प्रश्न ही करेंगे। समझे? चलो कोई बात नहीं, अब अपन चलते हैं, एक एक बात पर चलते हैं। ये 3 शैली तो समझ में आ गई ना आपको? कौन कौन सी? अध्यात्म की शैली, सिद्धांत की शैली और न्याय की शैली। अध्यात्म की शैली के 2 भेद, सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। सिद्धांत की शैली के 5 भेद और कहें तो 8 भेद, मति श्रुतावधि मनापर्य केवलानि ज्ञानम और मति कुमति कुशुत को, ये सिद्धांत की शैली। और न्याय की शैली के प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, फिर उसके प्रभेद होते हैं, वो बात है। ओके, समझे कि नहीं समझे? एक प्रश्न मैं पूछ लूं किसी से, मैं एक पूछ लेता हूं, उससे आपको क्लियर होगा कि सिद्धांत की शैली का परोक्ष और न्याय की शैली के परोक्ष में क्या अंतर है? कोई भी व्यक्ति उत्तर दे, वो अनम्यूट खुद अपने आप को कर सकता है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। बराबर? प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न है मेरा? देखो फिर से मैं प्रश्न पूछता हूं। कहाँ गया? चलो, आप मुझे बताइए कि अध्यात्म की शैली का परोक्ष, बराबर, और सिद्धांत की शैली का परोक्ष, और अध्यात्म को छोड़ो, सिद्धांत की शैली का परोक्ष और न्याय की शैली का परोक्ष, इन दोनों में क्या अंतर है? कौन बोलेगा? या प्रत्यक्ष में क्या अंतर है, परोक्ष में क्या अंतर है? खुशीबेन खुद अनम्यूट करके बोलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सुनाई दे रहा है। सिद्धांत न्याय की शैली में परोक्ष, न्याय की शैली में परोक्ष मतलब जो लोक में जो जाना जाता है, जैसे मैंने देखा, मैंने सुना, वेरी गुड, वो सब न्याय की शैली में प्रत्यक्ष कहलाता है, जबकि सिद्धांत में वो भी परोक्ष कहलाता है, क्योंकि वो आत्मा का अनुभव नहीं है। वेरी गुड। तो आचार्य ने यहाँ पर जो स्मृति आदि बोले हैं वो कौन से हैं? वो किस शैली के परोक्ष हैं और किस शैली में प्रत्यक्ष हैं? किसी शैली में प्रत्यक्ष हैं कि दोनों शैलियों में परोक्ष हैं? स्मृति ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, तर्क ज्ञान, अनुमान ज्ञान, ये कौन सी शैली में परोक्ष और कौन सी शैली में प्रत्यक्ष है? कि दोनों शैली में परोक्ष है कि दोनों शैली में प्रत्यक्ष है? विचारो, पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो 5 ज्ञान कहे गए हैं, ये भेद कहे गए, स्मृति ज्ञान, तर्क ज्ञान, अनुमान ज्ञान, अग्निबोध ज्ञान, ये सब जो भेद कहे जा रहे हैं, ये कोई शैली में प्रत्यक्ष होते हैं कि सब शैली में परोक्ष ही है? स्मृति ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि जाति स्मरण जो स्वभाव के बल से होता है, वो आंखों से तो देखा नहीं, फिर भी जाति स्मरण होता है। वेरी गुड। तो स्मरण प्रत्यक्ष ज्ञान होगा? स्मरण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, लौकिक में भी उसे प्रत्यक्ष नहीं बोला जाता, लौकिक में भी उसे परोक्ष बोला जाता है। आप समझ में? आप जैसे आज की क्लास आप सुन रहे हो, अगर आप लौकिक सामान्य स्टाइल में बोलोगे तो कहोगे साहब मैं प्रत्यक्ष सुन रहा हूँ, और इसी चीज को अगर हम पूछेंगे कल क्या किया था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब पूछा जाएगा तो कल का आपका याद करना वो परोक्ष हो गया। तो दोनों शैलियों में, सिद्धांत की शैली में भी परोक्ष है एज वेल एज, और ये क्या कहते हैं, लौकिक व्यवहार न्याय की शैली में भी परोक्ष है। इसलिए दोनों में परोक्ष, आंखों से देखना, इसमें अंतर पड़ता है। ये न्याय की शैली कहती है प्रत्यक्ष और सिद्धांत की शैली कहती है परोक्ष। ये पॉइंट समझ में आया ना? अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में ये परोक्ष है, लेकिन परोक्ष का मतलब ऐसा नहीं है कि कल्पना है। ख्याल में आया? परोक्ष का मतलब ये नहीं समझ लेना कि कल्पना है। परोक्ष का मतलब केवल इतना है कि इंद्रियों के सामने नहीं। ये ज्ञान प्रमाण तो है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान तुक्का है। अगर आप कल के विषय के आधार पर आज उत्तर दे रहे हो तो वो स्मरण के आधार पर दे रहे हो ना, तो वो प्रमाण है कि नहीं है? बोले है। इसलिए पुराना जाना हुआ ज्ञान आपके लिए ख्याल में आ रहा है तो पदार्थ का निर्णय कराने वाला होने से
प्रमाण तो है, लेकिन अभी डायरेक्टली इंद्रियों के कांटेक्ट में नहीं है, इस एंगल से वो परोक्ष है। इसीलिए हमारे यहाँ पर स्मृति को परोक्ष प्रमाण भी माना गया है, लेकिन परोक्ष रूप से माना गया है। मतलब आप सोचो, अगर स्मृति निकाल दी जाए, जाति स्मरण प्रत्यक्ष है कि प्रमाण है? जाति स्मरण भी परोक्ष ज्ञान ही है, क्योंकि उसमें इंद्रिय और पदार्थ का तो सन्निकर्ष है ही नहीं, इंद्रिय मात्र का सन्निकर्ष है, वो मन के द्वारा हुआ है, तो मन के आधार पर वो परोक्षी कहा जाएगा। लेकिन उसमें बहुत अंतर इतना होता है कि उसमें एक तो होती जाति स्मरण की कल्पना करना, और एक होता है सहज। जैसे आपकी स्मृति न स्मृति, वो एक प्रकार की स्मृति ही है। आप जाति स्मरण को अलग, हम क्या करते हैं कि इस भाव की जो स्मृति होती है उसे बोलते हैं स्मृति, और पुराने भाव की जो होती है उसे क्या बोलेंगे। अब वो किसी को होती नहीं है, तो एक्चुअल में जाति स्मरण मतलब क्या है, वो भी स्मृति ही है। स्मरण नाम में जो जुड़ा हुआ है, स्मरण यानी अल्टीमेटली वो स्मृति ज्ञान ही है। ख्याल में है ना खुशी बहन? जाति स्मरण भी बेसिकली क्या है, कोई अवधि ज्ञान नहीं है, मनप्रिय ज्ञान नहीं है, वो स्मृति ही है। लेकिन अंतर इतना पड़ गया कि हमारी स्मृति की परिभाषा कहां तक जाती है, हमारी स्मृति की परिभाषा जाती है मात्र इस भाव तक, इस जन्म तक। जब यही स्मृति पिछले जन्म, पिछले के पिछले जन्म और ना जाने कितने जन्मांतरों तक जाने लगती है, तो जाति मतलब होता है जन्म। तो जन्मांतरों तक जब हमारी स्मृति का विस्तार हो जाता है तो उसे हम कह देते हैं जाति स्मरण ज्ञान। तो ये है क्या, स्मृति ज्ञान ही है, बराबर, परोक्ष प्रमाण ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। पॉइंट समझ में आया? इसलिए क्लियर कर, थैंक यू सर। और भी जितने भी हो ना, वो सब इसी टाइप के ज्ञान होते हैं। संस्कार क्या है? संस्कार भी वही है जिसे हम कहते हैं संस्कार के द्वारा हो रहा है। और जो धुंधला जो कुछ भी ध्यान में आ रहा है ना, वो सब स्मृति का ही रूप है। अब क्या है कि वैज्ञानिकों ने कि सब लोगों ने जन्म से ही अपने अस्तित्व को जोड़ लिया, इसलिए हमारा ज्ञान भी जन्म तक पहुंच पाता है। अरे जन्म तक नहीं, जन्म में भी 5-10 साल की कुछ चीजें याद रहती हैं, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा याद रहना चालू होता है। और किसी को विशेष स्मृति होती तो जन्म के भी, जैसे गुरुदेव की कई बार घटना आता है कि जो अपने झूले को बताते हैं, मुझे भी मेरे बचपन की कुछ एक चीजें बिल्कुल क्लियर याद है। जब मैं 8-10 महीने का हूँ, ऐसे चित्र मुझे याद है, दिमाग में छप जाते हैं। वो कोई छापे नहीं है, लेकिन वो मैं बैगनी कलर का एक वो क्या कहते हैं बिल्ली जैसा टोपा पहने हुए हूँ घर में, मुझे वो सीन, बाकी कुछ बचपन का याद नहीं, लेकिन 8-10 महीने का वो सीन मुझे याद। अब वो कैसे हो गया साहब, अपने आप हुआ, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी और कुछ याद नहीं है, लेकिन वो एक सीन याद है। समझ में आया? उस जाति का आवरण हट गया है तो वो क्लियर दिख रहा है, मतलब वो सब चीज भरी तो यहीं पर है, आपके अंदर में सब ज्ञान भरा हुआ है। जितना जितना आवरण हटता जाता है उतना उतना ज्ञान व्यक्त होता जाता है। ठीक है ना? तो जाति स्मरण ज्ञान भी ऐसे अपने को अलौकिक दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई बहुत अलौकिक बात भी नहीं है। असाधारण बात जाति स्मरण के माध्यम से सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है, बाकी अकेले जन्मों के ज्ञान में विशेषता नहीं। बराबर? देखो, अब उसी को स्मृति ज्ञान को अपन कहते हैं पहली जानी हुई वस्तु का, क्या बोला, पहले जानी हुई वस्तु का कालांतर में स्मरण करना स्मृति ज्ञान है। स्मृति ज्ञान की परिभाषा क्या है बताइए? कि पहली जानी हुई, देखो स्मृति के लिए अनिवार्य शर्त क्या थी कि कोई चीज आपके ज्ञान में है और आप उसे दोबारा जाने, बराबर, आपके जानने में आती है। जैसे मुझे सिलवानी का याद है, अपने पालड़ी मंदिर का याद है, और जो कुछ भी जो आपने पहले जाना हुआ था, इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो एक दिन पहले जाना है, 1 घंटे पहले जाना है, कि 10 साल पहले जाना है, कि 50 साल पहले जाना है, कि पिछले भाव में जाना है, कि भवों में जाना है। जब कभी भी आपने जाना हो, जब कभी भी आपने जाना हो और रिवर्ट आ जाए, वो चीज वापस आपको याद आ जाए, वो सारी की सारी चीज कालांतर में स्मरण करना, वो क्या कहलाती है? स्मृति ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? कालांतर में पूर्व में जानी हुई वस्तु का भविष्य में स्मरण रहना, उसका नाम स्मृति ज्ञान है। देखो
देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, जिसका, उसकी कंडीशन बोलते हैं, जिसका पहले मति ज्ञान हुआ है उसी का स्मरण हो सकता है। कि आपने किसी को पहले जाना ही ना हो, फिर आप उसकी स्मृति कराओ तो कैसे स्मृति होगी? आप सोचो, है? मतलब अगर वो होगी भी तो आप मेरी स्मृति नहीं कर पाओगे, आप अपनी स्मृति करोगे। पॉइंट समझ में आया? देखो, जैसे किसी दूसरे की पीड़ा को हम नहीं जानते, लेकिन हम अपनी पीड़ा को जानते हैं। और जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि ये भूख से छटपटा रहा है, तो छटपटाते हुए हमें उसकी भूख का ज्ञान नहीं होता, हम हमारी भूख का स्मरण करते हैं। और हमारी भूख का स्मरण करते हैं तो हमें याद होता है कि अरे देखो, हमें जब भूख लगती तो कितनी पीड़ा होती, इसको कितनी हो रही। तो एक्चुअल में हमें उसकी स्मृति नहीं हुई, उसके हमने अपनी स्मृति की और अपने आधार से हमने उसका निर्णय किया। और ये बड़ा एक अच्छा तरीका है जीवन में। एक मैं थोड़ी संदर्भ से हट के बात कह रहा हूँ, लेकिन बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी को बुरा भला मन में विचार कर रहे हो, बराबर इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, तो आप अपने जीवन के 2-4 प्रसंग याद कर लेना, क्या हमने ऐसा नहीं किया? मैं विश्वास के साथ में कह रहा हूँ कि आप किसी चीज को लेकर किसी को टोकते हो कि ये तो ऐसे पहनता है, ये तो ऐसे चलता है, ये तो ऐसे बोलता है, ये तो वैसे बोलता है, बड़ों की इज्जत नहीं करता, फलाना नहीं करता। बच्चों को लेकर हम बहुत कोसते हैं कि भाई आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, ना फलाना करते हैं, ना अपनी मन की करते हैं। एक बार याद कर लेना कि जब तुम 15-20 साल के थे तब तुम क्या करते थे। आप देखोगे आपका गुस्सा, आपका आग्रह ढीला पड़ जाएगा। क्योंकि मोटा भागे ये होता है कि जो हमने किया है वही हमारी संतति कर रही। बराबर? बोले पंडित जी हमने थोड़ी मोबाइल चलाया, तो तुम्हारे जमाने में थे क्या मोबाइल? तुम्हारे जमाने के शौक तुम कर लेते हो, ये इस जमाने की ये कर लेते हैं। उचित है, मैं फेवर कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन उस चीज को लेकर जो आपके परिणाम लगातार बिगड़ते हैं और मन में ये आ जाता है कि सब खोटे ही खोटा हो रहा है, कोई सुनता नहीं है, कोई ये नहीं करता, कोई वो नहीं करता, ये जो व्यर्थ के विचार है ना वो सब निकल जाते हैं। आज आप इस समय को खराब कोस रहे हो, बड़ा खराब समय आ रहा है, बड़ा खराब समय। इतिहास को पढ़ना जरूरी है। एक्चुअली इतिहास को पढ़ना क्यों जरूरी है कि आप आज के समय को बड़ा खराब मान रहे हो। कोरोना कारण 3 महीने से घर पे बैठे हैं, ये करके बैठे हैं, वो करके। एक दिन मैं से एक बुक पढ़ रहा था, बोले सबसे कठिन समय कौन सा है? बोले सबसे कठिन समय के लिए इतिहास में एक वर्णन आता है कि 2600 साल पहले, 2600 साल लगभग, हाँ इतने करीब नहीं, 2100 साल पहले, 2100 साल पहले यूरोप में एक ऐसा ज्वालामुखी फटा था कि जिसके कारण 18 महीने तक सूर्य नहीं दिखा था। इतना धुआं 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 हो गया। अब बताओ, अब तुमको 3 महीने भारी लग रहा है, वहां 18 महीने तक सूर्य नहीं दिखा था। इतना भयंकर घटना हुई, सबसे खराब में खराब साल। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे ना तो ख्याल में आ जाएगा। अभी तो हम पूरी ऊर्जा 2020 को गाली देने में लगा है कि 2020 बहुत खराब, 2020 बहुत खराब। अरे इतिहास में हजारों खराब चीजें आ चुकी हैं। इसीलिए जैसे ही आप स्मृति का प्रयोग करते हो, पॉइंट समझ में आया? ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। आप कहते हो कैसा खराब आ गया, कैसी कैसी महामारियां आने लगी। इतिहास पढ़ो, ऐसा कब नहीं हुआ कि महामारियां नहीं है। और आज तो तुम्हारे पास उपाय हैं, दवाइयां हैं। पहले तो गांव के गांव साफ हो जाते थे, हैजा में, मलेरिया में, टीबी में, प्लेग में, कैसी कैसी बीमारी। यानी ये कोई नई बात नहीं। अब आपके साथ घटित हो रही है तो कोई बात नहीं, आप ये समझो कि आपके लिए संसार का स्वरूप का परिचय ज्यादा हो रहा है, चिंता करने वाली बात थोड़ी उसमें। इसीलिए कहता हूं अपनी ऊर्जा को कभी नकारात्मक चीज, ये मुझे इतनी बातें इतनी अखरती है ना कि बार बार यही समय खराब आ गया है, ना फलाना खराब हो रहा है, ना ये खराब हो रहा है, ना वो खराब हो रहा है। इतिहास आप पढ़ेंगे, इतिहास मतलब क्या? स्मृति। इतना अंतर है कि आप अपनी स्मृति से नहीं, दूसरों की स्मृतियों से काम चला रहे हैं। इतिहास क्या स्मृति है, और इतिहास का ज्ञान आपको समतल कर देता है। आप ये बात भली भांति समझ जाते हो कि कभी कोई स्वर्ण युग नहीं रहा और ना ही कभी कोई स्वर्ण युग आएगा। हर युग की अपनी अपनी समस्याएं हैं और उस युग के लोगों ने उन समस्याओं को अपने अपने तरीके से फेस किया है। रोने वाले तब भी रो रहे थे, आज भी रोते हैं। और जीवन को जीने वाले तब भी जीते थे, जिंदा दिल आदमी, और आज भी जी रहे हैं। तब भी लोग भय से मर जाते थे और आज भी मर रहे हैं। इसमें कोई फर्क नहीं हुआ है। हम किस कैटेगरी में है, इंपॉर्टेंट ये है। पॉइंट समझ में आया? तो ऑलवेज यूज, स्मृति को यूज करना, लेकिन सकारात्मक रूप में यूज करना। लेकिन होता क्या है, बड़ी गजब बात है,
हमारी स्मृति इतनी नकारात्मक हो गई है कि कोई हजारों अच्छा काम करे वो हमको याद नहीं रहता, और कोई एक बुरा काम करे तो वो हमें 1000 बार याद आ जाता है। किसी ने 100 बार मदद की होगी वो याद नहीं आएगा, और एक बार मदद नहीं की वो बार बार याद आएगा। किसी ने 100 बार प्रेम से बोला होगा वो दिमाग में जगह नहीं बना पाता, किसी ने एक बार गुस्सा कर दिया हो वो जगह बना लेता है। मतलब हमने हमारी स्मृति को बड़ा विकृत बना दिया। हमारी स्मृति में व्यर्थ की चीजें ज्यादा भरी हैं, सार्थक चीजें कम हैं। इसीलिए स्मृति की प्योरिटी का भी आप ध्यान रखो। दिमाग को ऐसा पॉजिटिव आप बनाओ कि अगर आपका ध्यान, पहले तो मैं ये कहूंगा कि अतीत का बहुत स्मरण भी मत करो, और अगर आपको अतीत का स्मरण रह जाता है तो आपकी मेमोरी इस टाइप की होनी चाहिए कि आप अतीत से फूल चुनकर लाओ। आप अतीत के उन पहलुओं को टच करो जिन पहलुओं का विचार करने पर आपका वर्तमान स्वस्थ, सरल और आनंदमयी बनता है। होता यह है कि हम अतीत से एटम बम लेकर आते हैं। क्या बोल रहा हूं, खतरनाक शब्द बोल रहा हूं। हम लोगों की आदत क्या हो गई है कि अतीत से अमृत लाने की बजाय हम अतीत से एटम बम लेकर आते हैं। वो अतीत की मेमोरी से एटम बम लाते हैं और वर्तमान में फोड़ देते हैं, और वर्तमान में फोड़ देते हैं तो क्या होता है कि जो वर्तमान का आनंद है वो पूरा का पूरा आनंद तहस नहस हो जाता है। तो अब इन अतीत के एटम बम को जरा साइड में रखो, अतीत के अमृत चुनो। अतीत के अमृत होते हैं, स्मृतियां सबकी अच्छी होती हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस रूप में करो कि आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट अच्छे अच्छे काम याद आवे, क्योंकि सब है इस जीव के साथ में, कुछ भी अघटित रहा हो ऐसा है ही नहीं। क्या बोला, इस जीव के साथ में हर चीज घटित हो सकी है, अघटित कुछ है ही नहीं। अच्छा भी घटित हुआ, बुरा भी घटित हुआ। तो अब क्या करना कि अतीत के ऐसे स्मरण करो जो वर्तमान को प्रोत्साहित करे, जो वर्तमान को स्वस्थ बनाए, जो वर्तमान को स्वच्छ बनाए, सरल बनाए। अतीत के एटम बम मत लाओ, अतीत का अमृत लेकर। क्लियर, समझ में आया? तो पहले मति ज्ञान हुआ हो उसका ही स्मरण हो सकता है। अतीत के स्मरण, मति ज्ञान के बिना स्मृति नहीं होती। स्मृति हमारे अंदर में पड़ी हुई ही है, बस सदुपयोग करने की जरूरत है। थोड़ी सी ट्रेनिंग के माध्यम से हम खुद इतने सकारात्मक हो सकते हैं कि हमारा दिमाग सही ट्रैक में चलने लगता है। बाकी अगर आप इस पर वर्क नहीं करेंगे तो अनादि का मिथ्यात्व और क्या कहते हैं, ये सब उल्टे संस्कार के कारण बाय डिफॉल्ट नेगेटिव विचार करने की हमारी आदत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मैं हमेशा सबको एक प्रयोग बोलता हूं, जब भी किसी के अंदर के प्रति आपको कोई बुरा भाव आवे, ये मेरा प्रयोग है, आप विचार करके देखने में, बहुत प्रयोग करता हूं इसका और बहुत मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। कभी भी किसी के प्रति कोई बुरे कार्य के लिए आपके मन में बुरा भाव आ जाए तो तुरंत दिमाग को काम पे लगा दो। किसके लिए? 5 अच्छी चीज खोज के लाओ उसकी। कौन से काम पे लगाना है दिमाग को? कठिन काम है, ऐसे नहीं कर पाओगे आप। बड़े होश में रहोगे, मंद कसाई होगे तो ही कर पाओगे, क्योंकि जहां आपके दिमाग में बुरी स्मृति हावी होती है, आपकी बुद्धि, वो आते ना दुर्योधन की भांति। दुर्योधन से पूछा तुम्हें कौन बुरा लगा? बोले एक भी ढंग का आदमी, सब नालायक भरे पड़े हुए, ये गांव है कि शमशान है, आग लगा देनी चाहिए। और युधिष्ठिर से पूछा कि भाई तुम्हें कौन खराब लगा गांव में? बोले हमें तो कोई नहीं लगा भैया, सब सज्जन है, सब ऐसे। दृष्टिकोण, आप दुर्योधन हो कि धर्मराज, ये अंतर करता है। बराबर। तो क्या टास्क आपको दे रहा हूं? टास्क बड़ा सिंपल है। जैसे ही किसी के प्रति आपके मन में बुरी स्मृतियों के कारण बुरे विचार आने लगे, वैसे ही अपने दिमाग को काम पे लगा देना है। कौन से काम पे? चल भाई इसके अंदर 5 अच्छाई ढूंढ के ला। होंगी तो उसके अंदर 500, लेकिन तुम्हें सिर्फ 5 ढूंढने का बोल रहा, और 5 आपने ढूंढ ली। आपकी मेमोरी ने क्या यूज किया? सही उपयोग किया। तो आप देखेंगे कि उसके प्रति जो आपका बुरा भाव था, वो बुरा भाव भी 9 2 11 हो गया। समझ में आया? तो ये काम आप सरल मत समझना। जब कषाय काम कर रही हूं तब ज्ञान को काम पे लगाना ये कठिन काम है, लेकिन मुझे अपेक्षा है आप सब लोग ये जरूर करेंगे। बराबर।
कि कसाय के काम में ज्ञान को साथ में लगाएंगे, कसायों को खुला नहीं छोड़ेंगे। बराबर। देखो जैसे हम लोग है ना, भले काढ़ा पी रहे हैं लेकिन काढ़ा एकदम अच्छा नहीं लगता तो उसमें थोड़ा गुड़ भी डाल देते, तो गुड़ से वो मिठास आ जाती ना, और मिठास आ जाती है तो कड़वाहट ख्याल में नहीं आती। गुड़ नहीं डाला होता तो तिखास और कड़वाहट के कारण तो काढ़ा अंदर नहीं जाता। ऐसे ही आप भी जब कोई बुरी स्मृति हो तो उसके अंदर अच्छी स्मृति की सुगंध मिला दो, वो उसको दबा देगी और आप वर्तमान में सुखी हो जाओगे। बराबर। ये प्रयोग है, हाँ, भूल मत जाना। बोले पंडित जी अभी तो याद है, अभी याद है तो कोई काम का नहीं, जब जरूरत हो तब याद करना तो काम का है। ठीक है ना, स्मृति ख्याल में आया। अब देखो इसी को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान क्या होता है? बड़ा सरल सा काम है। प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप बताते हैं। वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर, यानी यहाँ पे दो काम हो रहा है। कौन से काम? पहले नंबर आपकी इंद्रियां एक काम कर रही हैं। कौन सा काम? कोई पदार्थ को देख रहे हैं, वर्तमान में किसी पदार्थ को देख रहे। क्लियर? अब वो देख रही है तो मतलब सुनना शामिल है, हाँ सुनना भी शामिल है, छूना भी शामिल है, चखना भी शामिल है, ये सब चीजें शामिल है। देखना मतलब चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं, देखना मतलब मति ज्ञान की परे, देखना जानना जिसे कहते हैं। अब उसे देखकर पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण होना, मतलब उसको देखकर क्या याद आया? पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण होना। होता है कि नहीं होता है ऐसा अपने को ख्याल में? कि जैसे किसी के घर पे गए, घर पे जाते ही अरे पहले ऐसा था, घर में घुसते पहले लाल रंग था पीला हो गया, पहले सोफा यहाँ था अब वहां हो गया, पहले ऐसे लगते थे अब ऐसे हो गए। तो जैसे ही आपने वर्तमान को देखा वैसे पुराना याद आ गया। अब फिर क्या करता है ज्ञान? एक और स्टेज आगे जाता है कि फिर दोनों को जोड़ देता है, कि पहले देखी हुई वस्तु और वर्तमान में देखी हुई वस्तु का जोड़ कर देता है। और आप देखो आपका बहुत व्यवहार प्रत्यभिज्ञान पर होता रहता है। आप जब कभी भी मिलते हो तो उसमें सबसे ज्यादा प्रत्यभिज्ञान का प्रयोग करते हो। अरे देखो इसके एग्जाम्पल ही बताते हैं कैसे कैसे आप प्रयोग करते हो। ये देखो एकत्व, ये वही प्रत्यभिज्ञान, ये वही है। जैसे किसी जगह पर आप गए, आपके स्मृति में था और वो घर ऐसा है, बराबर, और जैसे ही आप उस जगह पहुंचे आपको भाई हाँ ये वही है साहब, ये कौन सा ज्ञान हुआ? एकत्व प्रत्यभिज्ञान। फिर सादृश्य क्या कहलाता है? मतलब ये वह तो है उसके समान है। जैसे बेटे क्या पिता की फोटो थी, पिता को देखा था, पिता के बाद 5-10 साल बेटे को देखा, तो बेटे को देखकर निर्णय किया कि किसके समान है? पिता के जैसा है। तो क्या हुआ? सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। फिर विसादृश्य करते ना कि पिताजी होशियार थे और बेटा गधा निकले, अथवा रिवर्स भी हो सकता है कि पिता तो उतने बुद्धिमान नहीं थे, बेटा बहुत होशियार हो सकता है। तो एक के देखकर दूसरे का निर्णय कर रहा है, अरे तुम तो अपने बाप से भी सवाए हो, बेटा से बाप शेर तो बेटा सवा शेर, मतलब उससे भिन्न निकला, उससे अलग निकला। तुम्हारे पिताजी तो बहुत सीधे थे, तुम कैसे निकली? विसादृश्य प्रतिज्ञा। और एक चौथे नंबर का आता है तत्प्रतियोगी।